I have told you that I will give explanation of Dust of Snow, and today I am giving just the explanation of Dust of Snow. It is very important poem of class 10 language and literature. Before explanation, I will tell you about the poet Robert Frost. Robert Lee Frost, whose birth was 26 March 1874 and whose death is January 29, 1963, and he was an American poet. He is well known for his realistic writing of rural life and his use of American informal speech. His poems were often set in rural life in New England and in the early 20th century and used these settings to look at complex social and philosophical themes. Frost has often been quoted by other people. He was honored often during his lifetime, receiving 4 Pulitzer Prizes for poetry. मतलब रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुआ था, ये एक अमेरिकन पोएट थे और इन्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं रियलिस्टिक राइटिंग के लिए। और ये जो भी लिखते थे, इनके पोएम में ग्रामीण परिवेश जो है वह काफ़ी ज़्यादा झलकता था और यह अमेरिकन इनफॉर्मल स्पीच का यूज करते थे लिखने में। इनका पोएम प्रायः रूरल लाइफ बताता था, न्यू इंग्लैंड के रूरल लाइफ को, और वो भी न्यू इंग्लैंड का कौन सा रूरल लाइफ, तो अर्ली 20th सेंचुरी का। एंड यूज दीज थिंग्स टू लुक एट कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स। और इनके पोएम में ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स रहता था। ये प्रायः दूसरे लोगों द्वारा कोट किए जाते थे। इसका यह मतलब हुआ दूसरे लोग इनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे और लाइफ टाइम इनको ऑनर मिलता रहा। पोइट्री के क्षेत्र में 4 पुलित्जर प्राइजेस इनको मिला। नेक्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, पब्लिश्ड इन 1920 इन फेवर इन अमेरिका। फेवर नाम का एक मैगजीन जिसमें कि इनका छपा ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोएम इज़ वेरी स्मॉल बट कीप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 to 5 पेजेज। यह पोएम है तो बहुत छोटा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो 4 से 5 पेजेज में हो सकता है। द वर्ड क्रो एंड हेमलॉक आर यूज्ड एज नेगेटिविटी। इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ये 2 वर्ड जो हैं वो निगेटिविटी के रूप में यूज किए गए हैं। द पोएट ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट हाउ नेगेटिव थिंग्स चेंज्ड हिज मूड एंड ब्रॉट पॉजिटिविटी। पोएट जो है वो अपने पोएम में बहुत अच्छे से ट्राई किए हैं एक्सप्लेन करने का कि किस प्रकार से निगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिविटी लाता है और मूड को चेंज कर सकता है। मतलब जो अपशगुन होता है वो हमेशा अपशगुन ही नहीं होता है, वह कभी कभी हमारे लिए अच्छा शगुन भी होता है। अब इस पोएम का जो टोन है डस्ट ऑफ स्नो का, वो बड़ा ही लाइट और चीयरफुल है। The poet is depressed in the beginning, but after the crow shakes itself and the snow falls on him, he finds a change in the mood. पोएट जो है वो शुरू में बड़े ही डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन जब क्रो के कारण इनके बॉडी के किसी भी पार्ट पे स्नोफॉल होता है तो ये अपने मूड में एक सडन चेंज महसूस करते हैं। द सेटिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज एज फॉलोज। इस पोएम का सेटिंग कुछ इस प्रकार से है। पोएट बैड मूड में थे और वह हेमलॉक ट्री के नीचे से होकर गुजर रहे थे। वाइल ही इज पासिंग बाय द ट्री, अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री सडर्स सम स्नो अपॉन द पोएट। जब वे पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, एक कौवा जो कि बैठा हुआ था उस पेड़ पर, वह हिलता है डुलता है और कुछ स्नो फ्लैक्स पोएट के बॉडी पार्ट्स पर, सोल्जर्स पर या हेड पर गिरता है। It is a cold snowy day and the poet's mood gets uplifted by the act of the crow. यह बड़ा ही कोल्ड स्नोई डे था और पोएट का जो मूड था वह क्रो के एक्ट के कारण अपलिफ्ट हुआ। जो पहले बहुत ही सैड मूड में थे, जो यह समझ रहे थे कि मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा, उनका अपना दिन अच्छा चला गया। कैसे? उन्होंने अपने मूड को चेंज किया इस कारण से। डस्ट ऑफ स्नो हैज़ इट्स मेन थीम्स। डस्ट ऑफ स्नो जो है इसका अपना मेन थीम है।
मेन थीम क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कि मनुष्य और प्रकृति ये आपस में बातचीत करते हैं। ये भी इनके बीच भी एक तालमेल होता है, एक टोन होता है, एक संगीत होता है, जिससे व्यक्ति अपने खराब मूड को अच्छा कर सकता है। नेचर हीलिंग एंड हेल्पिंग विद नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट्स। द टोन ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस फ्रॉम सॉरो टू जॉय एंड रिलीफ। पोएट जो है वो पहले सॉरो मूड में है और उसके बाद वह जॉय मूड में आते हैं और फिर रिलीफ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बचे हुए पार्ट्स ऑफ डे को सही कर लिया, उसमें उन्होंने कुछ पॉजिटिव वर्क कर लिया। द पोएट हैज एक्सपीरियंस्ड अ टेरिबल डे बट द स्नो डस्ट ड्रॉप्ड बाय द क्रो लिफ्ट्स हिज स्पिरिट। पोएट जो हैं उनका बड़ा ही भयंकर खराब दिन था, अच्छा दिन नहीं बीत रहा था उस दिन, लेकिन ये जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि उनके बॉडी पार्ट्स पर गिरा क्रो के एक्शन के कारण, इसने उनके मन को उत्साह से भर दिया। सेटिंग, विंटर सीजन में ये पोएम सेट किया गया है। पोएम जो है वह बाहर सेट किया गया, और बाहर कहाँ? जहाँ बहुत सारा स्नो गिर रहा था। अब है कि पोएट किस मनः स्थिति में थे। व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड? तो द पोएट हेल्ड हिज इंटायर डे सोरोफुली। पोएट जो हैं वो अपना पूरा दिन बिल्कुल सोरोफुल बिताए। द पोएट्स माइंड वाज फुल ऑफ स्ट्रेसेस। पोएट जो थे उनका मूड बिल्कुल तनाव से ग्रसित था। सो ही थिंक्स दैट द पार्ट ऑफ द डे दैट ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हैड बीन वेस्टेड एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड बी स्वेप्ट बाय हिज मेंटल टफनेस। तो वो सोचते हैं कि जो दिन का जो हिस्सा है जो कि उनका बर्बाद हो गया, वह तो अब वापस आ नहीं सकता। बाकी का जो दिन का हिस्सा बचा हुआ है वह तो कम से कम वह सुधार लें। अब हम देखेंगे इसका समरी। डस्ट ऑफ स्नो एक शॉर्ट और ब्यूटीफुल पोएम जो कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट द्वारा लिखा गया है। ये काफ़ी मोटिवेटिंग पोएम है जो हमें यह बताता है कि हमारा व्यू ऑफ परसीविंग थिंग्स कैसा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सोच होता है, हमारे माइंड पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और ये ग्रेटर इम्पैक्ट उसका हमारे लाइफ्स पर भी पड़ता है। जिसे कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा बॉडी वर्क करता है। By enjoying the simple moment of life, we can get rid of our day-to-day problems and worries. कहता है जीवन के छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय करके हम हर रोज के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स से, वरीज से, चिंताओं से बच सकते हैं और अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं। छोटी मोटी चिंताएं किसको नहीं है? हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही। दे ऑल्सो हेल्प्स अस इन लिविंग अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ये जो सिंपल मोमेंट है लाइफ का, जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, जो एंजॉइंग मोमेंट है, वो हमें हैप्पीली लिव करने में हेल्प करता है। इन द डस्ट ऑफ स्नो पोएम द पोएट हैज़ मेंशन्ड अ क्रो, स्नो एंड अ हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो पोएम में पोएट जो है उन्होंने एक क्रो, स्नो और हेमलॉक ट्री का वर्णन किया है। द क्रो, डस्ट ऑफ स्नो एंड द हेमलॉक ट्री डिस्क्राइब द डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड ऑफ द पोएट। इसमें क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री ये डिस्क्राइब करता है पोएट का डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड। सिंस द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड, चूँकि पोएट जो थे वह गुड मूड में नहीं थे, वह नेचर को उसी तरीके से देख रहे थे जब अच्छे मूड में नहीं थे तब। लेकिन जब उनका मूड चेंज हुआ, जब उनका मूड सौरव से हैप्पी में आया, तो वो नेचर को भी अच्छे तरीके से देख रहे थे। ऐसे इसके पहले नेचर का जो ब्यूटी था वह भी उनको बिटर लगता था। अब डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन। दिस पोएम प्रेजेंट अ सिंपल मोमेंट बट इट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। ये जो पोएम है ये बड़ा ही साधारण अर्थ देता है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। द पोएट सेज दैट ही वाज इन अ सोरोफुल मूड एंड वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट जो हैं वह सोरोफुल मूड में हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। इट वाज द विंटर सीजन एंड देयर वाज स्नो ऑल अराउंड। अभी बस शीत ऋतु था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरा हुआ था। अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द सेम ट्री। एक कौवा उसी पेड़ पर बैठा हुआ था। द क्रो वाज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। When a small particle of snow fell on the poet, he was awakened from his thoughts and then noticed the simple activity going around him.
क्रो के हिलने डुलने के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर गिरता है, जब थोड़ा सा पार्टिकल डस्ट ऑफ स्नो का गिरता है पोएट के बॉडी पार्ट्स पर, तो उनका मूड जो है वो चेंज होता है। वो जो डिप्रेस्ड थॉट में थे, वह सिंपल एक्टिविटी के कारण, जो भी उनके अराउंड में हो रहा था उसके कारण उनका मूड चेंज हुआ, और यह चेंज जो है पोएट के मूड को चेंज कर दिया। ही सडनली रियलाइज दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो एंड नाउ ही शुड यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे इन डूइंग सम यूजफुल टास्क्स। अचानक से उनको यह एहसास होता है कि अभी तक वह बैड मूड में दिन का समय बर्बाद कर दिए। अब जो बचा हुआ है दिन का समय, उसे तो वह कुछ यूजफुल टास्क करने में बिताएं। दिस रियलाइजेशन चेंजेज हिज मूड एंड फिल्स हिम विद पॉजिटिव एनर्जी। अब इसी रियलाइजेशन के कारण उनका मूड चेंज होता है और उनमें पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस इज वाश्ड अवे बाय द लाइट शॉवर ऑफ स्नो डस्ट। इनका जो डिप्रेशन है और जो सैडनेस है, वह डस्ट के गिरने के कारण खत्म हो जाता है। His heart is filled with happiness and he gets ready to use the rest of the day in a good manner and with positive vibes. उनका जो हर्ट है वो हैप्पीनेस से भर जाता है, वह दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं और दिन के बचे हुए पार्ट को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए वो तैयार होते हैं। अब है इसमें कि वाई इज़ टाइम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन आवर लाइव्स। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉस्ट टाइम विल नेवर रिटर्न। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्पेंड टाइम इन अ प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सभी अपने समय को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मैनर में बिताएं। अगर हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव बनेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसका बेनिफिट ही मिलेगा हमें। अब हम जानेंगे कि इसमें किस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो डस्ट जो है वो स्नोफ्लेक्स है, यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। हर्ट जो कहा गया है, वो हर्ट एक्चुअली बॉडी पार्ट का जो बॉडी पार्ट है हर्ट, वो नहीं बल्कि यहाँ पे मन को कहा गया है, तो ये सिनिकडोच हुआ। सिंबोलिज्म का यूज किया गया है, जैसे यहाँ क्रो है, क्रो जो है वह बैड ओमेन का प्रतीक है, लेकिन वो यहाँ पे पोएट के अटेंशन को मोड़ता है नेचर के ब्यूटी की तरफ, इसलिए सिंबोलिज्म है। पोएट जो है वह काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है कि भाई वो अलाइव हैं और वंडरफुल साइट्स को देख रहे हैं, दुनिया के वंडरफुल साइट्स को बिना कोई कॉस्ट दिए हुए। एलिट्रेशन का इसमें यूज किया गया है, जैसे हैज़ गिवन माई हर्ट है, तो इस हैज में एच है, हर्ट में एच है। एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें एस है, सेव्ड में सम में भी एस है, तो ये जो है यहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है। अब इन्वर्जन, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम। जब कभी भी पोएम का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है पोएट द्वारा राइम सूट करने के लिए, या राइम जो है वो उसे फिट करने के लिए, तो इस तरह के पोएटिक लाइसेंस को इन्वर्जन कहा जाता है। जैसे स्टैंजा 1 में इन्वर्जन देख सकते हैं आप। एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है? द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवेल साउंड थ्रू अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। एक लाइन में जब वोवेल साउंड का कई बार रिपीटेशन हुआ हो, वोवेल साउंड का, नॉट लेटर का, तो हम उसको एजोनेंस कहते हैं। जैसे सूक डाउन ऑन मी, इसमें ओ जो है ये प्रोमिनेंट है, तो यहाँ एजोनेंस यूज हुआ। अब है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। जब पोएम का 2 लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है वह खत्म हुआ और सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गया बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो इसको इंजैबमेंट कहा जाता है और इसका पूरे पोएम में यूज किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम के साथ। थैंक यू।